शास्त्री जी का पूरा परिवार, जहाँ तक मेरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, पूरा परिवार मानता है कि उनको मारा गया है। शास्त्री जी की वाइफ ने पहली और आखिरी बार अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो मेरे परिवार के लोगों को उसके पास में नहीं जाने दिया जा रहा था, और बाद में जब पास पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि सारे शरीर में वो काला वाला निशान था, बॉडी फूली हुई थी। तो जैसे हमने इंडिकेट किया तो फटाफट उस पर लाके पीले रंग का उन्होंने चंदन का लेप चेप दिया। गले के पीछे भी कुछ गले, हाँ, वो बताया कटे के निशान थे। यहाँ गले में छेद था, पीछे गर्दन में खून सा निकल रहा था, पेट में कट था, सारा शरीर फूला हुआ था। पंडित जी बहुत अमीर फैमिली के थे, सुभाष चंद्र बोस अमीर फैमिली के थे, गांधी जी अमीर फैमिली से निकल के आए थे। पैदा हुआ तो सिर पे अब पिता नहीं है, गरीब घर का बच्चा है। उस पोजीशन से निकल करके जो आदमी देश का गृह मंत्री बन जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री मर जाए, तो ऐसा आदमी ऐसे टेंशन लेगा नहीं किसी की। तो मैंने 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को मैंने ये भेजा कि ये हालत है, ये कंडीशन थी, ये था, वो था, और ये फोटोग्राफ डेड बॉडी की है ताशकंद में। तब बॉडी बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन उसके कुछ एक घंटे बाद भारत में आकर के वो पूरा रंग बदला हुआ है। तो आपके हिसाब से ये हार्ट अटैक का असर है कि जहर का असर है? तो 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला कि ये जहर है। नमस्ते अनुज जी, आपका फिर से स्वागत है आन्वीक्षिकी विद सात्विक पे। और हमने अभी एक वीडियो शूट किया, पर ये जो अभी हम एक वीडियो अभी शूट करने जो वाले हैं उसका थोड़ा उद्देश्य ऐसा है क्योंकि अभी 11 जनवरी आने वाली है। जब हम शूट कर रहे हैं तो हम थोड़ा उनसे दूर है, बट जब हम अपलोड करेंगे तब रफली अराउंड यही डेट होगा। और 11 जनवरी का जो एक इम्पोर्टेंस है वो ऐसा है कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ दो ही ऐसे डेथ मिस्ट्रीज में हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं, एक है नेताजी और एक है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 11 जनवरी जो है वो एक डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो मेरे को बस उसी पे ही कुछ बात करनी थी, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हम लोग जब छोटे थे बचपन में ना, तो जैसा आपने बोला ना कि उस टाइम पे, जैसे आजकल भी लोग जो कंस्पिरेसी थ्योरीज वर्ड यूज़ करते हैं कि अलग अलग थ्योरियाँ और हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज लोग डिस्कस किया करते थे कि उड़न तस्तरियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, अमेरिका ने एरिया 51 में वो कुछ पकड़ के रखे हुए हैं, कैनेडी को किसने मारा, अटलांटिस था कि नहीं था। तो ये तरह की हम सारी इंटरनेशनल मिस्ट्रियाँ उस ज़माने में जब हम बच्चे थे हम लोग बातें किया करते थे। और उसी में कैटेगरी में दो मिस्ट्री जो भारत की सबसे बड़ी निकल के आती थी, और भी होंगी लेकिन सबसे बड़ी जिसका नाम आता था कि नेताजी को क्या हुआ, उनके बारे में लोग कहते थे रूस में थे, ये था फलाना ढमकाना। और उसके बाद में फिर ये था कि लाल बहादुर शास्त्री को मारने की डेथ मिस्ट्री थी, किसको मार दिया, कि किसने मारा करके। तो ये डिस्कशन होती थी करके। अब मुझे कभी सपने में नहीं ख्याल था कि बचपन में जब ये बात सुनते थे कि एक ऐसा समय आएगा कि इन कम से कम इन दोनों मिस्ट्री का मुझे उस्ताद बनना पड़ जाएगा। मैं मुझे मुझे सर्कमस्टेंसेस जो उस्ताद बना देगी इनका। तो कभी सपने में नहीं ख्याल था, कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन ये करते-करते ऐसा हुआ कि मेरा इंटरेस्ट, जैसे कि आपने बोला कि भारत में जो भी लोग भारतीय मूल के सब लोग को, सिर्फ भारत की बात नहीं है, इवन विदेशों में पले-बड़े जो कोई भी भारतीय है, जो चाहे वो भारत का पैदा हुआ हो, भारत में ना रहता हो और विदेश में रहता हो, उन सबको इन चीज़ों के बारे में हल्का-सा आइडिया है कि भारत में ये नेताजी को और शास्त्री जी को लेके डेथ की मिस्ट्री है। और अब इसमें कई जो समानताएँ तो कहीं ख़त्म हो जाती है कि डेथ मिस्ट्री की शास्त्री जी के अंदर तो ये कि मर चुके हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, सुभाष बोस की जो मिस्ट्री है उसमें जो बहुत बड़ा एलिमेंट आ रहा है कि वो नहीं मरे थे, तो वो एक कहानी अलग है। शास्त्री जी में मर चुके, सिर्फ ये पता लगाना है कि उनकी मौत का कारण क्या था। तो ये सब था करके, और मैं इसमें नेताजी वाले मेरा प्रकरण में मेरा आगमन ऐसे हुआ कि मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर रहा था, तो उस टाइम पे मुखर्जी कमीशन की इंक्वायरी चल रही थी सुभाष बोस की डेथ को लेकर। तो उसमें ऑलरेडी पब्लिक में इंटरेस्ट था, और सडनली मेरे ऑफिस ने ये डिसाइड किया कि इस पे नेताजी की डेथ पे एक इंक्वायरी करनी चाहिए। तो एक्सीडेंटली मैं एज अ रिसर्चर इसमें, मुझे एज अ पत्रकार के तौर पे सुभाष बोस की मैं डेथ मिस्ट्री में मेरी एंट्री हुई है, तो मैं स्टार्ट वहाँ से किया हूँ। शास्त्री को लेकर कभी कुछ हुआ नहीं, और शास्त्री जी में और मैं आगे कान की जो एक बहुत बड़ा फ़र्क और निकल के आता है कि सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री, क्योंकि नेताजी का कद इतना बड़ा था, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे, कि उनके पर चाह कर के भी सरकार इशू को दबा नहीं पाई, और उस पे एक के बाद एक इंक्वायरियाँ हुई हैं, एक के बाद एक कमीशन कमेटी वगैरह बैठे हैं। तो नेताजी पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल था, वो बहुत बड़ा स्केल का इशू था। तो इसमें जो मोटा-मोटा फ्रेमवर्क जो जैसे कि मैंने कहा कि कोई और नहीं है, मैं ही उकलाता हूँ, तो मुझे ही समझाना पड़ता है कि जो शास्त्री जी की जो डेथ मिस्ट्री है वो है क्या? वो डेथ मिस्ट्री ये है कि
सरकारी या ऑफिशियल वर्जन ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हार्ट के पेशेंट थे, ठीक है। उनको ऑलरेडी 1-2 हार्ट अटैक, उनको 1 या 2 हो चुके थे पहले, और उनको तीसरा हार्ट अटैक आया ताशकंद में और उनकी वहाँ डेथ हो गई। अब हार्ट अटैक का तो ये ना कि अच्छे भले आदमी को कभी भी आ जाएगा, तो आजकल आप देखते वीडियो निकलते रहते हैं कि वो चलता फिरता आदमी जो है उसको हो गया, तो उसमें तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हार्ट पेशेंट को भी आ सकता है, हार्ट पेशेंट वाले भी लंबा खींच जाते हैं, के बाद चलते फिरते आदमी को मौका एक झटके में गिर जाता है, तो वो तो किसी का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन नहीं हुआ, बट ये कि सरकारी जो वर्जन ऑफिशियल वर्जन है कि शास्त्री जी की तब उनको हार्ट पेशेंट थे, उनको पहले 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। डॉक्टर ने, प्रधानमंत्री हैं तो डॉक्टर चुग उनके पर्सनल स्पेशलिस्ट थे, वो चेक करते थे, तो उनके हिसाब से ताशकंद जाने के टाइम वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन हार्ट अटैक कब किसी को कब आ जाए किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो सरकारी रवैया ये बट है, ये टाइमिंग बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना सरकार, बट ठीक है, वो अब जब अंतिम समय किसका कब कहाँ आ जाएगा वो क्योंकि कौन आपने एक बहुत डिफिकल्ट वॉर जीता जिसमें हम वो सब ठीक है। underdogs लेकिन थे। मैंने कहा ना कि अगर कोई ये बोले कि हार्ट अटैक किसी को होके डेथ हो जाए, वो किसी को नहीं पता ना, वो तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, वो टाइमिंग बड़ा अजीब सा, वो सब ठीक है, लेकिन एक अगर आप उनकी निगाह से देखें कि जो सरकारी वर्जन है कि उनको 2 हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुके थे और तीसरे में उनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक किसी को कहीं भी आ सकता है। तो कुछ लोग का बोलना ये कि उनको ताशकंद में बहुत प्रेशर में थे, टेंशन में थे, तभी आ गया। तो कुछ लोग का ये भी स्टेटमेंट है उनका। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमको बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आया, वो बिल्कुल हंसते खेलते थे, और उनको कोई, और वो आदमी ऐसा आदमी नहीं था कि प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर में आ जाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनता वो। जो आदमी देश का गृह मंत्री रह चुका हो, पहले शास्त्री जी पहले गृह मंत्री थे, तो उस लेवल में आकर ये टेंशन तो आप मेरे ऐसे लोग मिडिल क्लास वाले लोग पालते हैं। उस लेवल का आदमी जो बचपन से इतनी स्ट्रगल करता आ रहा था, छोटी उम्र में उसके पिताजी चल बसे। जब शास्त्री जी अपने जाते थे ना अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, तो छोटे से गांव में पहले भारत के जो गरीब घर के निकले हुए बच्चे थे जो प्रधानमंत्री सबसे ऊंची पोजीशन में पहुंचे। अनलाइक सुभाष चंद्र बोस या पंडित जी या गांधी जी, ये शास्त्री जी के पीछे से अमीर फैमिली नहीं थी, गरीब घर के बच्चे थे। ऊपर से पिताजी की डेथ हो गई थी, उनके मेघा से उन्होंने पिताजी को देखा भी नहीं होगा, मतलब या उनको याद नहीं रहा होगा। तो जो बच्चा सिर्फ स्कूल जाने के लिए, क्या नाम है, रोज आप देखिए कि पूरे गंगा जी को तैर के जाता था स्कूल। अच्छा, हाँ, ये उनकी एक्चुअली वो स्टोरी थी जो हम लोग को हाँ ऐसे पढ़ते जोक थे, में बताते हैं। ऊपर से इतने 5 फुट 2 इंच आदमी उसकी हाइट थी मुश्किल से, इतना छोटा आदमी हाइट में, मतलब उसका कद काठी बहुत छोटी थी, आवाज़ बड़ी पतली सी आवाज़ थी। पैदा हुआ तो सिर पे पिता नहीं है, गरीब घर का बच्चा है। उस पोजीशन से निकल करके जो आदमी देश का गृह मंत्री बन जाए है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मर जाए, तो ऐसा आदमी ऐसे टेंशन लेगा नहीं किसी की। और उनकी जो 1 साल प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो सबसे डिफिकल्ट थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा व्यक्ति जो इस जीवन में इतनी हम लोग तो हम सारे के सारे बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमको सबको पूरा परिवार वगैरह मिला, सब कुछ मिला, स्कूलों में बस में स्कूल में चले गए। जो बच्चा इतनी ज़्यादा हालात ख़राब में पैदा हो करके इतनी विकट स्थिति में बड़ा हुआ, और उसके बाद में वो कद काठी भी उसकी छोटी, सब कुछ उसके खिलाफ में था, उसके बावजूद वो पंडित जी के टाइम पे नंबर 2 बन जाते हैं। पंडित जी के टाइम पे उनको ऑलरेडी प्रधानमंत्री ऑफिशिएट कर रहे थे वो मतलब पंडित जी को स्ट्रोक हुए थे 1-2, पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं थी उनके मरने से पहले काफ़ी महीनों तक, तो ऑलरेडी शास्त्री जी को काम संभाल रखा था उन्होंने। तो शास्त्री जी वॉज ऑलरेडी नंबर 2 बिफोर पंडित जी डाइड। तो इतना बड़ा ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन बिल्कुल निकल करके सबसे टॉप पे पहुंच जाए, तो वो ऐसे टेंशन लेने वाला नहीं होगा। उसका माइंडसेट आपके तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नेहरू जी ने इनको मेंटर किया था। हाँ, सभी ने मेंटर किया, वो तो सभी का बोले, पंडित जी उनको ट्रस्ट करते थे। शास्त्री जी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो बोला जा रहा है कि जो एक लोगों ने थ्योरियाँ दी है, मेरे को समझ में नहीं आया वो बेवकूफ़ों को इतनी बड़ी नौकरी कैसे मिल गई ICS की उनकी। वो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि शास्त्री जी वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर इन ताशकंद, तो शायद प्रेशर से हार्ट अटैक आ गया होगा। तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आदमी इस उम्र में ऐसे गरीबी में पैदा हो करके और इतने विकट हालात में, और ना उसके पास वो इस पोजीशन में पहुंच गया, वो आदमी आपकी मेरे का आदमी नहीं है। वो आपको मुझे टेंशन होगी क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमें टेंशन होगी, हम प्रेशर में आ जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री उस कैटेगरी में नहीं आता। अभी जस्ट वॉर के थ्रू गए हैं वो, हाँ, तो उससे ज्यादा टेंशन क्या मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो टेंशन लेने का काम आपके मेरे से लोग करेंगे, महामानवों के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता। वो कोई ऑर्डरी आदमी थोड़ी ना कि वो टेंशन लेके बैठ जाएंगे। टेंशन लेके बैठेंगे तो वो गृह मंत्री बनेगा देश का, उस गरीब घर से निकल करके। क्योंकि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये फ़र्क ये है कि पंडित जी बहुत अमीर फैमिली के थे पीछे से, सुभाष चंद्र बोस अमीर फैमिली के थे, गांधी जी अमीर फैमिली से निकल के आए थे,
शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार का बच्चा सरदार था। पटेल भी एक पॉलिटिशियन के सरदार बेटे पटेल भी अमीर फैमिली के थे, उनके सबके बाप दादा बहुत अमीर लोग थे। ये गरीब घर का, वो भी गरीब घर में उसका सिर पे बाप का साया नहीं था। बाप का साया नहीं, अकेली माँ ने उनको पाला, ऊपर से खुद कद काठी में, कई लोग तो ना कि बड़े लंबे छोड़े थे मारपीट करके काम कर लेते हैं, भगवान ने लंबी ऊंची काठी भी नहीं दी उनको। उस दौर में रहते हुए ऐसी हालत में रह के ये इन्होंने इतने सारे काम किए। तो वो उस समय का व्यक्ति जो इतना पावरफुल है अपने माइंड से, भगवान ने उसको फिजिकल ताकत या फिजिकल रॉबस्टनेस नहीं दी है, वो इतना मेंटली इतना स्ट्रांग था कि जियो से वो पहाड़ ऊपर तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। तो ऐसा आदमी प्रेशर नहीं लेने वाला किसी का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वैयत किस्म की बातें लोग कहते हैं नहीं हो, तो वो थ्योरी है कि शास्त्री जी जो थे वो उनको सरकारी वर्जन है कि उनको हार्ट अटैक आया था, उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो ये उसमें वहाँ पे फिर वो, लेकिन जो उनके शास्त्री जी के जो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके क्लोज लोग थे, फैमिली वाले उनके मित्रों की फैमिली, जो नियर एंड डियर वंस जो कहते हैं सब किसी के, शास्त्री जी के नियर एंड डियर वंस जो थे, उन्होंने बोला कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है, उनको मारा गया है, और जहर की थ्योरी निकल के आई है। तो हमारे पास है मोटे मोटे दो वर्जन हैं शास्त्री जी के डेथ के, कि या तो उनका नेचुरल डेथ हुई है हार्ट अटैक से, या फिर जैसा कि उनका परिवार, उनके सपोर्टर थे, उनके फॉलोअर्स थे और उनके मित्र जो थे शास्त्री जी के, उनकी फैमिली के लोग थे, वो सब ये कहते हैं कि उनको जहर देके मारा गया। हाँ जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही इम्प्लाई करते हैं। तो उसमें अगर हम इस बात को मान लें फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट कि उनको जहर वाली कहानी ठीक है, तो उसमें 3 सब थ्योरी निकल के आती हैं। पहली थ्योरी के लोग कहते हैं कि रशिया ने मार दिया उनको, केजीबी ने मार दिया उनको, ठीक है। दूसरी थ्योरी बोलती कि उनको अमेरिकन CIA ने मार दिया, केजीबी अमेरिकन, वो ब्रिटिश रशियन इंटेलिजेंस, और ये अपनी अमेरिकन इंटेलिजेंस, तो CIA ने मार दिया, कि कोई ताशकंद को लेके कुछ इशू थे जो भी थे, मतलब ये लोग बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटी मोटी थ्योरी क्या है। तीसरी थ्योरी जो है वो कहते हैं कि भारत के अंदर ही कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसमें राजनारायण जो थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंदिरा गांधी का नाम लिया कि इंदिरा गांधी ने उनको मरवाया। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ये अलग अलग बातें पब्लिक डोमेन में। तो मैं आपको पता है कि मैं तो रिसर्चर आदमी हूँ, तो मैं तो डाटा पे चलता हूँ, मैं कहने पे नहीं चलता किसी की कि वो डाटा क्या दिखा रहा है। तो पहला हमको ये असर्टन करना है कि ये डेथ नेचुरल है कि नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रॉब्लम की डेड बॉडी अवेलेबल नहीं थी, डेड बॉडी मतलब मुझे अभी अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो कोई रिपोर्ट, क्योंकि जहर दिया हो नहीं दिया हो उसका पता लगाने का वो एक ही तरीका, क्या पोस्टमार्टम करेंगे आप, या किसी के मृत शरीर से कोई चीज़ निकालेंगे तभी साबित हो सकता है। तो शास्त्री जी का वो हमने RTA से पता लगा लिया, कोई पोस्टमार्टम ना भारत और पर ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है कि PM ऑफ इंडिया आपके कोई ऐसे कोई दूसरे आजू बाजू वालों के फॉरेन सेक्रेटरी नहीं मर गया कि आपने उसको देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हम नेताजी की बात करते थे कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, पहली चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में 1 नंबर के उस्ताद लोग हैं ये लोग। तो ये ना जुमले देने के एक्सपर्ट हैं, दुनिया भर की बातें यहाँ की करते रहते हैं। जब नेताजी की बात करो तो ये बोलते थे वो तो बड़ी पुरानी बात है अंग्रेज़ों के ज़माने की, एज इफ अंग्रेज़ों के ज़माने में अलग था ये, बल्कि गवर्नमेंट वही है, और इसमें से आधे से ज़्यादा बाबू जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उनकी चापलूसी करते थे वही बाद में यहाँ के साहब बने इंडिपेंडेंस के बाद में। तो उस टाइम पे ये बहाने मारते हैं कि तो अंग्रेज़ों का, क्योंकि कागज़ सारे पड़े हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, गवर्नमेंट तो वही है। तो नेताजी के बारे में ये बहाने मारते थे कि वो तो पुरानी बात है, अंग्रेज़ का राज, तो सारा ब्लेम अंग्रेज़ों पे शिफ्ट कर देंगे उठा करके। लेकिन वो जुमला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप नहीं दे सकते, वो तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, अपना ही आदमी है। 65 की बात है, प्रधानमंत्री के साथ आधी गवर्नमेंट हमारी ताशकंद में गई हुई थी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं कि ये बोला जाता है कि वो है। तो पहली चीज़ हमको उसमें असर्टन ये करनी कि क्या शास्त्री जी की डेथ के पीछे ये जो जहर की बात कह रहे हैं कितनी वैलिड है। तो पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, ये सरकार ने RTA में हमें बोला कि ना यहाँ पे हुआ है ना वास्को में हुआ है, तो पोस्टमार्टम के बिना आप जहर साबित नहीं कर सकते, ना डिटेक्ट कर सकते। तो मैं सेकंड ऑप्शन, जो ओनली ऑप्शन अवेलेबल ये है कि मैंने सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट में भारत सरकार ने स्टेटमेंट दी वो, या उसके अलावा जो शास्त्री के परिवार ने स्टेटमेंट दी, या बाकी जो लोगों ने देखा, जो उनकी डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ ली गई ताशकंद के अंदर, जो डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ ली गई भारत में आकर के, खासकर कलर फोटोग्राफ्स ली गई अमेरिकन द्वारा, तो वो सारा का सारा जो डाटा मैंने कंबाइन करके ऑफिशियल ऑथेंटिक रिकॉर्ड पे, कि जब बीमार पड़े तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या कहाँ दर्द हुई, क्या हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो वो सब डाटा इकट्ठा किया। जब मर गए तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा बॉडी में उन्होंने कौन सा केमिकल डाला है, वो सब डाटा निकाल करके एक मैंने नोट बना करके, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब शास्त्री जी की बात होती तो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से बात करते थे कि आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं तो
अब प्रॉब्लम है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट तो तब होंगे जब तक पेशेंट जिंदा रहेगा। जब पेशेंट चला जाता है तो हार्ट स्पेशलिस्ट का काम खत्म हो जाता है। ओके। और जहर का पता लगाना और ये सब चीज़ें वो आते हैं पोस्टमार्टम के जो लोग होते हैं, उसके बाद फॉरेंसिक वाले आ जाते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, या जहर वाले एक्सपर्ट होते हैं वो सब करके, तो उनको फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो मैंने 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को मैंने ये भेजा कि ये हालत है, ये कंडीशन थी, ये था वो था, और ये फोटोग्राफ डेड बॉडी की है ताशकंद में। तब बॉडी बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन उसके कुछ एक घंटे बाद भारत में आकर के वो पूरा रंग वंग बदला हुआ है, बॉडी फूली हुई है, रंग चेंज हो गया। तो आपके हिसाब से ये हार्ट अटैक का असर है कि जहर का असर है? आपको क्या दिखाई देता है इस डाटा के हिसाब से करके? तो 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला कि ये जहर है, ये हार्ट अटैक का ये सिम्टम इसमें दिखाई दे रहा। अब क्योंकि इशू इतना कंट्रोवर्शियल था कि हर एक आदमी मुझे लिखित में तो देगा नहीं, तो उसमें से 4 डॉक्टर्स ने मुझे लिख करके दिया। अच्छा, दिया है? हाँ, लिख के उन्होंने एक्सप्लेन भी किया क्यों समझ। जैसे उसमें एक पुराने HOD थे अपने वहाँ के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के HOD, हमारे जाने माने, उनके स्टूडेंट बड़े डॉक्टर बने आजकल। तो ऐसे लोगों से लेकर के तो, और बाकी लोगों ने वर्बली बताया कि ये ओपन एंड शट केस है डेथ का। तो यहाँ मैंने कम से कम, इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जो मैंने किताब में गिना है। उसमें से मेन कारण ये है कि सरकार झूठ बोल रही थी बीच में, पार्लियामेंट में झूठ बोला इन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में इनसे सवाल पूछे गए थे तो वहाँ पे वो डिली डैली कर रहे थे और झूठी बातें बोल रहे थे यहाँ वहाँ की। तो वहाँ शक होगा कि आप क्यों झूठी बातें कह रहे हो। फिर उसमें एक बात निकल के आ रही कि एक बाहर उठाने वाले, मुद्दा उछालने वाले सब पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी थे। तो कांग्रेस के एक थे महावीर प्रसाद भार्गव जी, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने ये बात बोली कि हमको पता लगा है कि रूस की सरकार को भी शक हो गया था कि आप इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने आपको पोस्टमार्टम ऑफर किया है। हाँ। तो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया कि रूस सरकार ने पोस्टमार्टम ऑफर नहीं किया। ठीक है, ओके। लेकिन उनके ये कथन के बाद, ये उन्होंने बात बोली है 70 में बोली है, उससे पहले बोली है मुझे पता नहीं, तो उसी टाइम पे बोली होगी। तो उसके बोलने के 20-25 साल बाद 90 के दशक में जो आदमी उस ज़माने का होम सेक्रेटरी था जब ताशकंद में वो गया था, उसने अपनी किताब लिखी। और बड़ा जाना माना होम सेक्रेटरी लल्लन प्रसाद सिंह, जो LP सिंह थे, बहुत जाने माने ICS ऑफिसर थे। तो उसने अपने हिसाब से तो वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि पोस्टमार्टम ऑफर किया गया था। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब तुमने 20 साल पहले तुम्हारा पार्लियामेंट में तुम्हारा सवाल, तुम्हारा आंसर झूठा है। ओके। और अगर इन्होंने ऑफर किया है तो क्लियर है कि सोवियत वाली गवर्नमेंट जो है उसको डाउट है, वो क्यों जहर देगी? नहीं, हाँ वो अलग कहानी है, वही मैं कह रहा हूँ, उनको डाउट हुआ इसका मतलब। उसके बाद में फिर 90 के दशक में और ऐसे कई कंडीशन निकलनी शुरू हुई जहाँ पे ये डाउट लगा कि कुछ इसमें गड़बड़ है और भारत सरकार जो है पर्दा डालने के चक्कर में है। तो इससे मुझे और शक पूरा बढ़ गया कि ये जहर वाली स्टोरी ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एक बार बार जब ये कंट्रोवर्सी उछली है तो बार बार कई लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया, उन्होंने एक मोहम्मद जान नाम के आदमी का नाम इसमें लिया। वो शास्त्री जी का कुक पता था, लेकिन वो कुक शास्त्री जी का नहीं था, वो बेसिकली वो भारत सरकार का कुक था, एम्बेसी से था, जो एम्बेसी में हमारे एम्बेसडर जो थे TN कौल साहब। TN कौल साहब विकास से इंदिरा गांधी जी के रिश्तेदार भी थे। तो TN कौल साहब जो थे उनका अटैच था वो, लेकिन था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, मतलब उनका प्राइवेट नहीं था, वो गवर्नमेंट का सर्वेंट था, ये गवर्नमेंट सर्वेंट। बाद में वो राष्ट्रपति भवन में भी कुक था वो। तो मोहम्मद जान जो था उसने कहते खाना दिया या दूध दिया, उससे प्रॉब्लम हुई, तो लोगों ने कहना कि उनका नाम उसमें लपेटने की कोशिश की थी। तो जब ये बात उछली थी तो सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है नहीं है करके, ऐसा हमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई शक नहीं है करके। लेकिन 90 के दशक में आखिर में जाकर के कुछ खबर छपती है रशिया में, जहाँ से निकल के आता है कि रूसियों को शक हुआ था और रूसियों ने मोहम्मद जान को भी पकड़ के इंटरोगेशन की थी उसकी। तो इसका मतलब सरकार जो है इस बात पे झूठ बोल रही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकले जिसमें, जो मैंने किताब में दर्शाएं कि भारत सरकार जो था इस केस पे दे वर नॉट बीइंग ट्रूथफुल। तो कपल्ड विद दी अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड विच इज़ दी कि फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट तो कह रहे हैं कि ये डेड बॉडी, ये जहर दिखाई दे रहा है, एंड दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। मेरा मानना है कि एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि नेताजी वाले केस में मैं 100% कन्विंस हूँ कि ये कहानी गुमनामी बाबा की ठीक है, उसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ मैं। तो इसलिए मैं उसको खुल्लम खुल्ला उसको लेके लड़ रहा हूँ दुनिया भर में। ओके। शास्त्री जी वाले केस में मैं यही बोल सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पे मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ ये किया कि ऑन अवेलेबल एविडेंस में दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो लोग गवर्नमेंट घबरा गए, डर गए हमारे इशू को लेकर के, और शायद घबराहट में उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो या तो इसको एक्सप्लेन करने का ये तरीका है कि सरकार घबरा गई, प्रधानमंत्री एकदम से मर जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आया क्या करें, और शायद डर के मारे कहीं ना कहीं उन्होंने घबराहट में झूठ बोले, जिस वजह से ये पूरा केस कॉम्प्लिकेट हो गया। तो या तो ये घटना घटी है,
या फिर इसमें यह कि इन्होंने कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। लेकिन ऑन अवेलेबल एविडेंस आई एम इंक्लाइन टू सपोर्ट द शास्त्री फैमिलीज वर्जन कि ये डेथ नेचुरल नहीं है। तो ये अभी तो मेरा स्टैंड उस पर ये है। अगर हम ये भी समझ ले कि डेथ नेचुरल नहीं है, जहर दिया है, तो वापस अभी दो थियरी अभी भी ऐसी हाँ लग उसी रही पर है। तो जब पहले मैंने कहा ना, पहले आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जैसे वो गुमनामी बाबा वाली कहानी आती है ना कि साहब गुमनामी बाबा सुभाष बोस से क्यों निकल क्यों नहीं आए, तो क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पहले आप ये देखेंगे कि गुमनामी बाबा नेताजी हो सकते हैं, क्या उसका एविडेंस है कि नहीं है, पहले मैं वो चेक करूँगा। जब मुझे ये मिल जाएगा कि हाँ भाई इसमें एविडेंस कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन सा बाबा यूपी में कहाँ रहता है, किधर रहता है, कहाँ है, नहीं निकला मेरी बला से कुछ। तू यहाँ रह, तू हॉलैंड में रह, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे बाबा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जब लेकिन ये स्थापित हो जाता है कि हाँ यार इसमें नेताजी होने की पॉसिबिलिटी है, इट इज़ देन आई विल गो टू द क्वेश्चन कि भाई वाई इट डिड नॉट कम आउट। तो लेकिन लोग करते क्या कि नहीं कि वाई ही डिड नॉट कम आउट को पहले खड़ा कर देंगे और बाद में बोलेंगे साहब वो सुभाष बोस तो क्यों निकल के नहीं आएंगे, इसलिए आपकी थ्योरी गलत है। नहीं, पहले आप पता लगाओगे कि भाई एविडेंस दिखा रहा है कि वो थे कि नहीं थे। इट इज़ ओनली देन आई विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन कि वाई डिड नॉट कम आउट। क्योंकि अगर एविडेंस ये रूल आउट कर देता है कि वो गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं थे, मुझे नहीं फर्क पड़ता बाबा क्या कर रहा, क्यों निकल के नहीं आया, मुझे आई एम नॉट कंसर्न विद हिम। लाइकवाइज इन द शास्त्री केस, जब तक आप ये रूल आउट नहीं कर दोगे कि ऑफिशियल थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम है, मैं बाकी थ्योरी में नहीं जाऊंगा। लेकिन नाउ दैट आई हैव रूल्ड आउट द ऑफिशियल वर्जन एंड आई एम inclined to think on available evidence, the poison theory seems to be more correct than the official version. So then comes these two theories. The theory number one is the KGB ने मार दिया उनको करके। अब उसमें प्रॉब्लम KGB वाली में मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उसको सपोर्ट करने वाले एक बहुत बड़े नेता थे, मतलब बड़े मतलब इन द सेंस कि काफ़ी सीजन नेता थे, और नाम था उनका दाहिया भाई पटेल। और मेरा गुजरात में लेक्चर भी हुआ था, तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा था कि आपने कभी ये नाम सुना कि नहीं सुना कभी, तो लोगों को नहीं मालूम था। उसके लोगों बाद को नहीं मालूम है। नहीं मालूम था। उनके पिता ने कहा था कि मेरा नाम मत यूज़ करिए, तो उन्होंने उनके नाम यूज़ नहीं किया अपना। सरदार पटेल के सुपुत्र थे। लोगों को ये भी नहीं पता कि सरदार पटेल के सुपुत्र भी थे और बहुत टाइम तक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं वो। दाहिया भाई पटेल उनका नाम था। और वो शास्त्री वाले केस में और टू दी एक्सटेंट नेताजी वाले केस में भी उनका रोल था हमारी तरफ से। ही डिड नॉट एग्री विद द ऑफिशियल वर्जन, बट शास्त्री वाले केस में ज़्यादा था। और दाहिया भाई पटेल ने बाद में एक कोशिश करी कि एक किताब टाइप लिखें, तो पैम्फलेट किताब तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 70-80 पन्ने हैं और किताब की तरह नहीं है। तो उन्होंने लिखी थी वाज शास्त्री किल्ड, कैसे कुछ करके लिखी है। तो उसमें उन्होंने थ्योराइज़ किया है, उसमें अपने रीजनिंग दी है कि उनके हिसाब से KGB ने मारा है, अब भारत सरकार इसे पर्दा डाल रही है। तो बेसिकली उसने KGB रशिया और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को लपेटे में लिया उस किताब में। तो वो उन्होंने दिया। अब उसमें था कि मैंने उसको नोट किया कि वो किताब यहाँ के मिल नहीं रही थी मेरे को। यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी, भारत में नेशनल लाइब्रेरी जो है उसमें सब किताबें मिल जाएंगी, वहाँ पे नहीं मिली मुझे ये। और अपनी यहाँ दिल्ली में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है भारत की सबसे बड़ी जो, और वो जिस जगह पे लोकेटेड है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, उसका नाम ही शास्त्री भवन है दिल्ली में। और वो लाइब्रेरी जो है उसमें सरकारी अफसर ही एक्सेस करते हैं, बाहर वालों को बहुत कम कर दिया उन्होंने। और शास्त्री भवन में जो आप जो देखते हैं ना ब्रीफिंग आती है भारत सरकार की, मिनिस्टर आके ब्रीफिंग देते हैं, तो शास्त्री भवन में ही ब्रीफिंग होती है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ही ऑफिस वो है। तो जो आप टीवी में देखते हो न्यूज़ आती है कि आज मंत्रियों ने एड्रेस किया है, वो शास्त्री भवन में ही ब्रीफिंग होती थी। मुझे जहाँ तक अभी चेंज कर दिया मोदी जी के टाइम पे मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम 7-8 साल पहले तक ये सारी ब्रीफिंग जो होती है शास्त्री भवन में होती है। तो उसी शास्त्री भवन में अपने ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, वहाँ भी मुझे ये किताब मुझे नहीं मिली। तो मैंने फिर थोड़ा तिकड़म लगा लोगों के, मेरे कोई प्रोफेसर दोस्त है अमेरिका में, उनको बोल करके मैंने किसी अमेरिकन लाइब्रेरी से वो ट्रेस करके वो किताब अमेरिकन लाइब्रेरी में मिल गई। हाँ वहाँ मिल जाती है। तो वहाँ जाके अमेरिकन लाइब्रेरी से मैंने कहीं, अमेरिका में हर जगह नहीं, किसी एक लाइब्रेरी में जा करके कहीं ट्रैक करके, तो मेरे वहाँ सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ पे उन्होंने, मेरे प्रोफेसर दोस्त ने वहाँ से अमेरिका से निकाल के मुझे दे दी। तो ये सब हुआ। ये तो उसमें मैं वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे, मैं उसमें 2 रीज़न से उसको एग्री नहीं करता। उसका पहला कारण ये कि किसी आदमी को किसी को मारना हो ना, अपने घर बुला के नहीं मारेगा, वो बड़ा गलत हो जाता है, बड़ा ऑकवर्ड है कि वो तब उनको मारना ही, किसी को मारना होता तो कोई और जगह चूज़ कर लेते। अपने घर में बिठा करके अपने सामने ही, वो दैट डज नॉट ऐड अप। वो कोई रीज़न नहीं है, मतलब आई सी नो रीज़न टू टू डाउट रशियंस ऑन दिस। और दूसरा ये उसमें ये आ रहा है कि वो भी आप दुनिया की इतनी ज़बरदस्त आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ बैठा हुआ है, और रशिया ने पहल की थी ना, रशिया ने पूरा भारत का पूरा मीडिया बैठा है, पूरा दुनिया का मीडिया वहाँ बैठा है, आधी भारत सरकार बैठी है, इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट मिली हुई है। उस स्पॉटलाइट में किसी को कौन मारेगा, कोई पागल ही मारेगा। तो वो फीजिबल नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई किसी ने मान लीजिए गलत काम किया तो गलत काम को छुपाएगा, है ना,
मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मेरे को खिलाने के लिए आपने 4 लड्डू रखे थे, आपको उम्मीद थी कि हम चारों खाएंगे, लेकिन सारे मैं खा गया, तो मैं उस चीज़ को छुपाऊंगा कि भाई मैंने चारों खा लिए। अलग आदमी गलत काम अपना छुपाता है। तो अगर वहाँ तो, लेकिन यहाँ दो चीज़ें ऐसी आ रही है जिससे मैं रशियंस को बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि पहली बात ये कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने उनको डाउट हो गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने इंक्वायरी शुरू करी इसके ऊपर अपने हिसाब से। तो इसका मतलब उन्होंने गड़बड़ नहीं, और उन्होंने पोस्टमार्टम भारत को ऑफर किया है, हमने मना किया है। तो रशिया को मैं आई डोंट थिंक, आई मीन एब्सोल्युटली क्लियर कि रशिया का कोई इसमें कम से कम इसमें हाथ नहीं। हाँ, कोई अगर मुझे ये बोले कि बाद में उनको मालूम चल गया था या फिर उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, वो सब समझ सकता हूँ मैं, वो अलग चीज़ हो सकती है कि उनको मालूम है कि इस पार्टी का इसमें हाथ है, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा उन्होंने। लेकिन डायरेक्टली मारने का मुझे लगता नहीं कि सोवियत रशिया का इसमें कोई हाथ है। तो दिस इज़ माई रीजनिंग। देन कम्स द फेमस थ्योरी ऑफ फेमस इन फेमस कि CIA ने मार दिया। ये थ्योरी मैंने एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा अपनी किताब में, और उसमें मैंने समझाया कि वो कंस्पिरेसी थ्योरी क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वो जो वर्ड यूज़ करते हैं ना कंस्पिरेसी थ्योरी वगैरह का, मुझे भी लोग बताते हैं करके, मैंने एग्जांपल दी कि भारत की सबसे गंदी कंस्पिरेसी थ्योरी है क्या। तो भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी होती है कि बेसिकली उल जुलूल बातें बोलो जिसका सिर पैर ना हो। जैसे लोगों ने मेरे को विकीपीडिया वालों ने मुझे कंस्पिरेसी थ्योरीज डिक्लेयर कर रखा है, और मेरा जिस जगह पे नाम लिखा हुआ है उसके साथ में उन्होंने ऐसे लोग का नाम लिखा जो मेरे ख्याल से ये इंडिकेट करने की दुनिया चपटी है, ऐसे कुछ करके, मतलब उस कैटेगरी में डाल दिया मेरे को। यार मैं पेंगुइन रैंडम हाउस का मतलब मैं ऑथर हूँ, मैंने NDTV में और हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करी, मैं टैबलेट में काम नहीं करता, मेरी कोर्ट ने तारीफ़ करी है, सरकार के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट इसके हिसाब से निकल रहे, मतलब वो कर रहे हैं। मेरे को आप कहाँ मिला रहे हो इन लोगों के साथ में यार? मैं ज़रा सिंपल सा रिसर्चर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मैं उनमें नहीं आता। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कंस्पिरेसी थ्योरी का कि राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, आपको पता है। तो जैसी राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो आप विश्वास करो मेरा, आप ही के स्टेट के लोग का नाम आ रहा है। उस टाइम SB चौहान साहब हमारे गृह मंत्री थे। भारत सरकार का जो पार्लियामेंट में हमारे SB चौहान साहब जो देश के गृह मंत्री थे, उसी ने थ्योरी फ्लोट कर दी। और थ्योरी फ्लोट ये कर रहे थे कि राजीव गांधी जी का भारत के प्रधानमंत्री कद इतना बड़ा हो गया था कि अमेरिका बहादुर हमसे घबराना शुरू हो गया। ये मतलब लबोलबाब उसका लिखा हुआ करके, जो इसमें अमेरिका का क्या है? ये एक होता है उसमें, उसको कोई साइकोलॉजिकल होता है कि आदमी को लगता है कि मैं बड़ा कोई 30 मार खाऊं और दुनिया सारी बेवकूफ़ है। तो ये लोग यहाँ पे लोगों में फितूर है बात करने मेरे को की। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मालूम है राजीव गांधी के नाम पे जो चलाते हैं, वो है कि सोनिया गांधी ने इसके पहले सारे रैलीज में इनके साथ पार्ट लिया, बस उसी टाइम पे वो और आई थिंक राहुल गांधी और जो भी थे वो नहीं आए, और उन्हें पता था मेरा मानना है कि हर एक नेता वगैरह में ठीक है, बट वन थिंग विच आई फील वेरी बैड फॉर that Sonia Gandhi ji and Rajiv Gandhi ji was such a good couple, and it is such a big tragedy for her in particular कि he should die like this suddenly. And she was, from whatever inputs available to me, was a very good wife and very good bahu, and Indira ji used to like her a lot. तो बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन राजीव गांधी जी का मरना उनके परिवार के लिए, उनकी वाइफ के लिए इतनी गंदी ट्रेजेडी, हम देश वालों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और मैं जबकि सपोर्ट कांग्रेस को नहीं करता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मुझे पर्सनल लेवल पे कोई किसी से प्रॉब्लम है। राजीव जी को भगवान करते कि लंबा जिंदा जीवित रहते, काम देश के लिए करते। हम डिसएग्री करते हैं वो अलग बात है करके, जैसे मुझे कोई राहुल गांधी से भी कोई पर्सनल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मेनी थिंग्स ही डज इज गुड, बट आई डोंट एग्री विद दिस पॉलिटिक्स एंड आई मे नॉट वोट फॉर हिम, दैट्स फाइन, बट दैट डज नॉट मीन कि वो है। तो नहीं, मैं तो मेरे उड़ती उड़ती आती, बट मैं उसे कंकर नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। मैं सोनिया गांधी जी के और कुछ मतलब मुझे पता नहीं, हर एक आदमी जो होता है उसके प्लस माइनस होते हैं, लेकिन इनसोफार उनका जो मेरी समझ में है, जो मैंने 4-5 लोगों से बात मतलब जो है कि और कुछ भी बोलिए, सोनिया जी और राजीव जी की जोड़ी बहुत अच्छी थी उनका, और सोनिया जी वॉज ए वेरी गुड बहू एंड, और बहुत बड़ा उनका भगवान ने उनके बहुत अत्याचार किया कि इतनी छोटी उम्र में उनका हस्बैंड चला जाए। तो उसको छोड़ दीजिए, तो वो अलग कहानी है। तो हमें भी दुख हुआ। तो उसमें फिर ये था कि जब ये राजीव गांधी जी की डेथ हुई है तो भारत सरकार ने ही पार्लियामेंट में ये थ्योरी फ्लोट कर दी कि अमेरिका बहादुर हमसे घबराया हुआ है। इसमें हिंदी में कहावत होती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप हो कौन? आप जो बैठ के अपने आप को अमेरिका से मुकाबला कर रहे हो कि अमेरिका वाले घबरा गए। उस जमाने में आधे अमेरिकन को तो हिंदुस्तान की स्पेलिंग नहीं मालूम होंगे, वो हो किस खिद की चिड़ी आप लोग, ठीक है ना। भूखे नंगों का देश था, आधा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कहाँ आप जाके सीधा आप अपना मुकाबला अमेरिका से कर रहे हो। आज भी लोगों को बीमारी पड़ी है।
हर बात में अमेरिका आपको पीछे पड़ा हुआ है। क्या आप अमेरिका के पास करने के लिए 50,000 चीज़ें हमारे भैया, आप कोई कंपटीशन में नहीं हो। अभी उनकी चिंता चाइना, आप चिंता नहीं उनकी। तो ये डाल करके ना इन्होंने थ्योरियाँ फ्लोट कर दी। तो मतलब कैन यू इमेजिन, पार्लियामेंट में स्कोप इन्होंने कर दिया। तो दैट इज़ कंस्पिरेसी थ्योरी, जिसका सिर पैर ना हो। फिर इनको ये बीमारी पुरानी बीमारी है कि जब ये देश में इमरजेंसी ठुकी है तो उन्होंने बोला कि ये जितने लोग सरकार के अपोज है ये CIA के एजेंट है। फिर जयप्रकाश नारायण को भी CIA का बंदा बताया था उन्होंने, अन्ना हजारे को भी उन्होंने CIA का एजेंट बताया उन्होंने। तो ये एक पुराना बीमारी है और ये खासकर कांग्रेस के लोगों की बीमारी है कि ये इल्ज़ाम CIA पे ठोक देते हैं हर चीज़ का, ठीक है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये इल्ज़ाम ठोक देते हैं और इनके खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे। जैसे जिस टाइम पे राजीव गांधी जी की डेथ हुई और गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका में ब्लेम ठोक रही है, उस टाइम पे राहुल गांधी जी अमेरिका में पढ़ रहे थे। तो ये इनका अजीबोगरीब इनका व्यवहार है कि ये उन पर अटेंशन अटैक करते हैं लेकिन बच्चा इनका बढ़ने नहीं जाता है। तो ये इस तरह का हरकत है, इन्होंने ये बोली बात। और तो वो मैंने फिर वो सरकारी कागज़ वहाँ से निकाले और वहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट किया निकाल करके कि और जब ये राजीव गांधी वाली बात हुई तो अमेरिकन कांग्रेस में मुद्दा उठा था। उन्होंने हमारा मजाक उड़ा उसके बाद में कि भाई आपको तो हम पैसा देते हैं, आप किस बात की आप ये बात उठा रहे हो। अब बिल्कुल आई एग्री विद देम। उसको बोला भारत के लोगों को अपना ये जो लोग बोल रहे हैं उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि आपको तो हम पैसा देते हैं, आपको तो हमने एड मिले, आपको aid, किस बात की आपके हम आके आपके लोगों को मारेंगे आपको। अब कंप्लीटली वो डॉग बी राइट नाम का एक अमेरिकन कांग्रेसमैन था, उसने ही आई थिंक वो कांग्रेशन या सेनेट का, मुझे पता नहीं सेनेट में उठाया कांग्रेस में उठाया, बट वो ही वॉज दी हेड ऑफ द इंटेलिजेंस कमेटी उस टाइम पे। उसने बोला कि उसने बहुत अच्छा बोला हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या हम पे आप उलूल जुलूल बातें आप लगा रहे हो। तो इस तरह की, तो ये बेसिकली लोगों के दिमाग में फितूर है हिंदुस्तान के कि आपको कोई भी इशू होगा तो आपको ब्लेम ठोकना है CIA में। और ज़्यादातर लोग जो ब्लेम ठोकते हैं उन्हीं के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे। ये तो अमेरिका बहादुर की मेहरबानी है कि उनके बच्चों को ठुड्डे मार के बाहर से निकालते नहीं वहाँ पे, नहीं तो 2 दिन में ये लोग लाइन पर आ जाएंगे। जहाँ उन्होंने वीज़ा देना बंद किया यहाँ लोगों की हवा निकल जाएगी। जैसे तोते की जान कहते हैं ना, वो राजा की जान तोते में थी, इनकी जान सबकी उस वीज़ा के अंदर है। अमेरिकन ने जहाँ वहाँ पे हाथ खींचा ये सारे के सारे घुटने टेक देंगे सपोर्ट करके। तो ये कोरी बकवास है। इनको पुरानी बीमारी है यहाँ के लोगों को कि भाभा को CIA ने मार दिया, उसको मार दिया। भैया मारने के लिए 50 जगह हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी हुई थी। अगर मारना ही होगा, जैसे आजकल भी लोग बोले जा रहे हैं कि भैया वो हमारे बिजनेस चौपट कर रहा है। हमारे को सबसे बड़ा बिजनेस राइवल चाइना है हमारा इस वक्त। आपको लगता है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं है कंट्री में? कि अमेरिकन कंपनी तो दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ पे, वो क्यों हमें काउंटर करेंगे? काउंटर करेगा तो चाइना भी करेगा ना। अगर कोई मुझे ये थ्योरी दे कि साहब बाबा को चाइना ने मारा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप ये वाहियात किस्म की बात कर रहे हो कि साहब इंडिया एटम बम बना रहा था और इसलिए अमेरिका ने मार दिया उसको। अमेरिका मतलब अच्छा इंडिया एटम बम बना भी रहा था तो अमेरिका डर जाएगा हमसे? अच्छा तो वो भी एक पूरा जहाज़ जो है, क्या नाम है, बोइंग जहाज़ को स्विट्ज़रलैंड इटली में गिरा देना, पूरे जहाज़ को, इतना बड़ा ऑपरेशन करेगा CIA एक आदमी को मारने के लिए, जिसको मारने के लिए कहीं भी मार देगा। कंप्लीट कोरी बकवास है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी लोगों को, तो उसमें कोई वो नहीं है। अब उसको छोड़ दिया, सारा मैंने हैंडल किया किताब में। बट उसके अलावा भी जो इशू निकल के आ रहा है कि ये बाद में जब ये जो शास्त्री जी जब गए थे, पहली बात तो अमेरिका में रिकॉर्ड्स हैं थोड़े से, बाकी तो वहाँ मैंने देखे थे जा करके। तो जब शास्त्री जी यहाँ से जब ताशकंद में गए हैं तो वो अमेरिकन को बता के गए थे, आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली उनकी अप्रूवल थी उसमें। तो अमेरिकन वर नॉट अगेंस्ट ताशकंद अकॉर्ड। उन्होंने बाद में भी तारीफ करी, बता के गए उनको तो उन्होंने बाद में भी तारीफ करी है क्योंकि उनकी दुश्मनी थी रशिया के साथ में, लेकिन उन्होंने कभी इस ताशकंद अकॉर्ड के बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला अमेरिकन ने। इनफैक्ट UN भी बहुत ट्राई कर ही रहा था। UN को मारो वो अलग चीज़ है, मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड नेशन जो था वो भी उसमें अमेरिका ने भी जब बाद में लोगों ने बातचीत किया उन्होंने कभी ताशकंद अकॉर्ड के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला, उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया को नहीं बोला। तो वो वहाँ पे गए तो बता के गए। शास्त्री जी का जो आखिरी पत्र था, लेटर जो लिखा है, वो शायद उन्होंने 11 को डेथ हुई है ना, 7-8 को उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को लिखा वहाँ से ताशकंद से। तो उनको बता के गए, वहाँ गए। और जब शास्त्री जी की डेथ हो गई तो राष्ट्रपति अमेरिका के जॉनसन थे, बहुत दुखी हुए। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि कौन जाएगा उनके क्रिमेशन, मतलब उनके जो अंतिम संस्कार में मैं जाऊँ। तो उन वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे कस्टम नहीं है राष्ट्रपति जाने का। तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया यहाँ पे। और उसके बाद उनकी जो मिसेस थी उन्होंने भी स्टेट अपने रिकॉर्ड छोड़े हैं कि क्योंकि शास्त्री जी का जाने का था कुछ महीने बाद, अगर वो ताशकंद में नहीं ख़त्म होते तो वो अमेरिका जाने वाले थे। तो उनकी मिसेस ने लिखा, जॉनसन की वाइफ ने, कि मैं इनको यहाँ
होस्ट करने की इच्छुक थी, लेकिन उनकी एकदम से डेथ हो गई। तो यू कैन मेक आउट दे वर जनरली वेरी सैडन बाय हिज सडन डेथ। जॉनसन की तो ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उस ज़माने की कि वो ये था। फिर उनके जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसमें एक मोटी मोटी बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात जैसे बोलते हैं ना कि एटम बम का CIA की हाईएस्ट लेवल की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि पहली बात तो ये कि भारत के रिश्ते शास्त्री जी के टाइम पे अमेरिका से ठीक अच्छे थे, रिश्ते हमारे ख़राब नहीं थे। वो CIA ने साफ बोला, असेसमेंट दिया हुआ। नंबर 2, भारत कोई एटम बम नहीं बना रहा, ये भी क्लियरिटी थी। ये सब बेकार की बात है। और ये CIA की रैंडम रिपोर्ट में नहीं दे रहा आपको मैं, जो उनकी हाईएस्ट लेवल की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसमें सारी एजेंसीज जो अपना इनपुट देती हैं, उस हाईएस्ट लेवल की रिपोर्ट का मैं कोट कर रहा हूँ कि भारत कोई एटम बम नहीं बना रहा और उनके रिश्ते भारत के साथ में CIA। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट और टाइम को अगर ध्यान में रखेंगे तो CIA ने शास्त्री जी की तारीफ करी है। तो कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी। मतलब आप लोग इतने यहाँ पे इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि CIA ने कभी फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश की हो, क्यूबा के राष्ट्रपति को, तो आपको क्यूबा में और भारत में कोई समझ अंतर नज़र नहीं आता क्या? हमारे रिश्ते कभी अमेरिका से ऐसे नहीं रहे। क्यूबा में तो की एम्बेसी अभी तक नहीं है अमेरिका में, एक दूसरे से गाली गलौज का व्यवहार है। हमारे तो कम से कम भारत में अमेरिका की एम्बेसी खुली हुई है। हम अमेरिका ने भारत की आज़ादी से पहले यहाँ मिशन खोल दिए हैं। हमारे देश की जितने हमारा जो एलीट क्लास है उनका सबका ख़ानदान अमेरिका में सेटल हो रखा है। राष्ट्रपति वहाँ के यहाँ पे आते रहते हैं, हमारे वहाँ जाते रहते हैं। तो ये था कि इसमें अमेरिका का कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम CIA को नहीं थी इसमें लेकर के। दे हैड गुड फीलिंग्स अबाउट शास्त्री जी। एटम बम बनाने का कोई भारत का प्लान था नहीं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह में आ रहे हैं। दे वर वेरी सैड एक्चुअली अबाउट द होल थिंग। तो उसमें कोई वो बेकार की बात है। तो ये पूरी कहानी कि CIA ने मारा, दिस इज बेसिकली कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इट हैज़ टू बी कंप्लीटली थ्रेश्ड। किताब में मैंने पूरी डिटेल आपको दे रखी है। अनफॉर्चुनेटली अब इसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो थर्ड एंगल आ रहा है उसमें लोच दिखाई दे रहा है कुछ। उसमें ये दिखाई दे रहा है कि उसमें कि भारत सरकार ने गड़बड़ तो करी है, इशू को दबाया है। उसमें अलग अलग पहलू हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि शास्त्री जी के मरने के बाद में एक कंट्रोवर्सी इस देश में हुई थी कि कुछ लेटर्स निकला शास्त्री जी का, और लोगों ने बाद में बोला कि ये फॉर्जरी हुई है लेटर्स की, तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जिस भी आदमी ने ये फॉर्जरी करी उसको शायद मालूम था कि कोई आदमी शास्त्री जी के नाम पे फॉर्जरी करके, प्रधानमंत्री के नाम फॉर्जरी करके तो फंसेगा कोई ना कोई। तो उसमें कोई ऐसी बात घूम फिर के निकली थी कि जिन लोगों ने भी फॉर्जरी की थी उनको शायद मालूम था कि ये आदमी रहेगा नहीं, इसलिए हम ये काम करके बच सकते हैं। तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री के नाम से लेटर जो है फॉर्जरी हुई है उनके बारे में ताशकंद जाने से पहले, लेकिन वो उस पर इंक्वायरी गवर्नमेंट ने मना कर दिया करने से। तो गवर्नमेंट का बिहेवियर, रवैया कुछ ऐसा रहा है, इशू को दबाया उन्होंने, नहीं बताया और छुपाया चीज़ों इंडिया को। के भी पोस्टमार्टम चीज़ें पोस्टमार्टम तो पहले का ही हो गया वो सब। तो ये उससे देख के लग रहा है कि हमारे यहाँ पे गड़बड़ है। अब उसमें करते 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 इस इशू को लेके बहुत बड़ी जो डिबेट हुई है साल 70 में हुई है। नहीं, एक और छोटी सी चीज़ थी जो इंदिरा गांधी एंड सब जो लोग थे पॉलिटिशियंस, दे वर स्माइलिंग जब ये तो अलग चीज़ है। वो कहते हैं, वो जैसे मैंने कि ना वो वीडियो पोस्ट मैंने वो ढूंढा था, वीडियो क्या था कि जब शास्त्री जी की बॉडी भारत में लेकर आई थी, तो आप देखिए उसमें जो रूसी जो निकल के आ रहे हैं तो उनकी शक्लें उतरी हुई हैं। जब किसी की डेड बॉडी लाओगे शक्ल आपकी उतरी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्राउड में कुछ लोग खड़े हैं, वो अपने दांत फाड़ रहे थे वहाँ पे जा करके। तो ये दांत फाड़ने का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कोई आदमी आपकी डेड बॉडी कोई दांत फाड़ता है तो लोग दांत फाड़ रहे थे यहाँ पे। तो ये वो अपने आप में एक बड़ा देखने में बहुत बुरा लगता है। और ये सब चीज़ें हैं। और उसमें बातचीत हुई, उसमें डिस्कशन डिबेट हुआ था उसमें, और क्या नाम है, सरकार का जो रवैया था, फिर उन्होंने पूरे केस को दबा दिया। तो कम से कम इंदिरा गांधी की सरकार ने केस को दबाया, उसमें तो डिस्प्यूट नहीं है। केस को दबाया और उस पर जब इन्होंने मना कर दिया इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो पहले शास्त्री जी की वाइफ ने पहली और आखिरी बार अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो मेरे परिवार के लोगों को उसके पास में नहीं जाने दिया जा रहा था, और बाद में जब पास पहुँचे हैं तो उन्होंने देखा कि सारे शरीर में वो काला वाला निशान था, बॉडी फूली हुई थी। तो जैसे हमने इंडिकेट किया तो फटाफट उस पर लाके पीले रंग का उन्होंने चंदन का लेप चेप दिया। गले के पीछे भी कुछ गले, हाँ वो बताया कटे के निशान थे, यहाँ गले में छेद था, पीछे गर्दन में खून सा निकल रहा था, पेट में कट था, सारा शरीर फूला हुआ था। तो ये सारी बातें शास्त्री जी की वाइफ ने और बाद में और फैमिली के लोगों ने बोली है कि ये सब था, हम लोग चाहते थे पोस्टमार्टम हो लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पर है, जिससे ये दिखाई देता है। उसके बाद में फिर लोगों ने एक करते करते, एक धर्मा तेजा नाम का एक बड़ा कैरेक्टर था, जैसे आजकल विजय मल्ल्या है। एक खासकर ये आपकी जनरेशन के लोग जो है ना, उनको ये लगता है कि हम लोग कोई बड़ा ऐसा अनोखा काम कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। तो आप उनमें दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि आप लोग कोई ऐसा काम करो जो पहले कभी किसने किया नहीं था। सिर्फ ये कि आजकल माँ बाप ने सर चढ़ा के रखा है तो आप खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें करते हो और सारी चीज़ें वीडियो बन जाते हैं। बट अब ये दिमाग में मत रखना कि पहले काम नहीं होते थे। पहले हम लोग भी कोई बैठ के जब स्कूल कॉलेज में तो हम लोगों ने कोई
राम भजन नहीं करते थे राम भगवान राम के, हम लोग भी उल्टे सीधे काम करते थे। लेकिन वो ज़माने में करना दिखाना वो सब चीज़ नहीं था। आजकल जैसे मैं देखता हूँ लोग इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं कि वो फिल्म आई थी, उस फिल्म में ये था वो था। आपको क्या पता कि ये सेम चीज़ें पहले फिल्म में आती थी, क्योंकि पुराने वही पुराने शोशेबाजियाँ करके नया, आप कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे। अब खुला समाज है, आपको ज़्यादा खुली छूट मिली है। हमारे टाइम में जैसे हमारे माँ बाप हमको डंडा चढ़ा के रखते थे हर चीज़ों में, तो हमारा काम करना मुश्किल था, तब भी हम लोग काम कर लेते थे। आजकल तो सारा खुली छूट है, जो जिसने करना करिए। तो उसको आप लेके आपको लगता है कि आप या आपका समाज या जितने गंदे स्कैंडल 70s में हुए, आज वो स्कैंडल अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कई चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा तो आपका वीडियो में वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा उसमें कि ये गलत बातें बता रहा है। तो इतने गंदे कांड इस देश में हुए, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ 30 मार खा भी बैठे। जैसे आजकल विजय मल्ल्या का नाम ले कि विजय मल्ल्या चोरी करके वो बैठा हुआ लंदन के अंदर, तो मल्ल्या, ये धर्मा तेजा तो था, मल्ल्या का बाप था इस मामले में, वो ज़माने में ही हरकतें कर रहा था बैठ करके। तो उसका लोग नाम लेते हैं कि वो धर्मा तेजा, जो जिसकी पहली बीवी अमेरिकन जो है मर गई थी, पता नहीं कोई कहता अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में, सेकंड बीवी को लेकर के वो यहाँ जो शाम को पार्टियाँ होती थी पंडित जी की, उसमें घूमता था करके। तो ऐसे उसके बारे में बड़े उल्टी सीधे बातें उसके बारे में। तो धर्मा तेजा को गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी पैसे की, उसने कोई खोला, पैसे कमाए उस ज़माने में, उसने अलग अलग कंट्रीज़ में उसने फ्लैट ले लिए अमेरिका वगैरह में, फिर वो भाग गया छोड़ करके इंडिया करके। शास्त्री जी उसके खिलाफ में थे। तो कई लोगों ने बोला कि ये आदमी टी.एन. कॉल का दोस्त है, ये ताशकंद में था उस टाइम पे, इसका नाम लिया गया। तो कई लोगों ने कोशिश की है कि धर्मा तेजा को, जो न्यूक्लियर फिजिक्स भी था साथ में, उसका नाम जोड़ा जाए इसके साथ में। तो सरकार ने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हो। वहाँ पे जे.एस. तेजा नाम का फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर थे, फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर थे हमारे, आई.एफ.एस. ऑफिसर थे जे.एस. तेजा जी। वो तेजा जी की बात कर रहे हैं, आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं धर्मा तेजा से। लेकिन ये है, तो उसका नाम लिया। लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताया कि ठोक बुझा के बात बोलता हूँ मैं ऐसे। अब क्योंकि इन्होंने अपने जयप्रकाश अपने राजनारायण जी ने खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाया था पार्लियामेंट में, इंदिरा गांधी का नाम खींचा, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा गांधी, कि ये तो बोलती फिर रही हैं कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि एलिगेशन नेता एक दूसरे पर लगाते हैं राजनीति में, इतना गंदा आरोप कि प्रधानमंत्री को मार दिया और उसमें उनका हाथ है। इंदिरा जी भी कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है, हम तो किसी छोटे मोटे पे नहीं एलिगेशन लगाएंगे, पाप होता है। मरने के बाद मुझे भी भगवान को शक्ल दिखानी है। इंदिरा गांधी तो खैर इंदिरा गांधी रही, इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी नेता हमारी प्रधानमंत्री रही है। तो अभी तो ग्राउंड इतने सॉलिड तो नहीं है कि ये उन पर उंगली उठाई जाए। लेकिन ये है कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने केस को दबाया, इसमें तो डिस्प्यूट नहीं है मुझे, ये तो हुआ है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डेथ नेचुरल नहीं है, रशिया का इसमें हाथ नहीं है कम से कम डायरेक्टली। अमेरिका वाली कहानी बिल्कुल कोरी बकवास है, ये हमारे लोगों का ख़राब है, उनका दिमाग का इलाज करना चाहिए, या अपने बच्चों को अमेरिका जाना छोड़ दो, अपना आपका दिमाग का इलाज हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम की जड़ भारत के अंदर है, भारत में कुछ हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और इस केस का भी सोल्यूशन जो है यही है कि आप इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। रूस में उनकी डेथ हुई थी, तो रूस सरकार ने पूरा रिकॉर्ड बना के रखा होगा। आप रूस सरकार से, हमारी सरकार को इस बात में बात करके उनसे माल मत्ता लेना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने ये इंडिकेशन दिया है कि एक कारण है कि नेताजी वाला केस में हम क्यों रूस से बात नहीं कर रहे हैं। अगर कल को रूस सरकार ने हमें नेताजी के कागज़ दे दिए, और जो मेरा मानना है कि उनके पास में है, और जो मेरा मानना है कि वो क्लियर बता देंगे हमारे पास में थे 45 के बाद में, अगर आप उनको ढंग से पुश करेंगे, तो जहाँ आपने नेताजी का केस खोला वो ऑटोमेटिकली शास्त्री पे बात आएगी। तो इसके प्रॉब्लम है कि इसके रिपल इफेक्ट जो है ना, उससे सरकार वगैरह घबराते हैं कि जहाँ आपने शास्त्री का केस खोला वहाँ नेताजी का केस खोलेगा, जहाँ नेताजी का केस खोला वहाँ शास्त्री केस खोलेगा। तो उसमें ना कि बहुत ज़्यादा वो रायता फैल जाएगा पूरे देश में। और कहना कि नेताओं का ये अंडरस्टैंडिंग है कि किसी किसी को वोट तो मिलना नहीं इस ज़माने में, ना शास्त्री के नाम पे लोगों ने वोट देना है, ना सुभाष बोस के नाम पे वोट देना है। बंगाल में सुभाष बोस को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट लोगों में है नहीं वहाँ पे। तो उसमें किसको क्यों बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ करके बेकार में लोगों से संबंध खराब करने विदेशियों के साथ में, और ऊपर से किसी के हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो उस चक्कर में ये केस फंसा हुआ है। तो ये दैट इज़ हाउ इट इज़। तो बट ये कि जो डिटेल अवेलेबल है वो आपको मेरी किताबें मिलेंगी और कहीं और नहीं मिलेंगी। और एंड करना चाहूँगा एक चीज़ से, मित्रुकिन आर्काइव्स ताशकंद फाइल्स मूवी में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब आपको क्या लगता है कि इसका क्या दर्शाता है? नहीं, मित्रुकिन आर्काइव एक अलग चीज़। देखो, मित्रुकिन आर्काइव किताब का नाम है, मित्रुकिन आर्काइव कोई आर्काइव नहीं था, किताब का नाम है। कि वसीली मित्रुकिन नाम का एक KGB का अफसर था जिसको डिमोशन हुआ था, फील्ड से हटा करके उसको बिठा दिया आर्काइव में। आर्काइव की बिल्डिंग चेंज होती तो उसने बैठ के बहुत से फाइलें पढ़ के फर्रे बना करके वो अपने घर ले जाता था रात को, और वहाँ जा कर के फर्रों को वो टाइप करता था और टाइप करके वो अपने घर में कहीं जमा देता था।
और हर शनिवार संडे को जाकर के वो अपने बक्सा लेकर के कागज़ का जो टाइप किया होता था, फॉर रहे थे बेसिकली, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे उसके पास में, उसको ले जा करके अपने वो गांव के अपने घर में जाके उसने ज़मीन में गाड़ के उसने रखा था। वो करते 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 12 साल में उसने पता नहीं हज़ारों कागज़ उसने फाइलें कॉपी कर ली से। फिर उसकी किस्मत थी कि रशिया टूट के गिर गया। जब टूट के गिर गया तो फिर वो उठ करके वहाँ से वो उसने वो इन्फॉर्मेशन जो है उसने पहले अमेरिकन को देना चाहिए, वो समझ में इनको नहीं आया। फिर वो अंग्रेज़ों के पास गया, उन्होंने उसको पकड़ लिया इन्फॉर्मेशन को, और एक दिन रातों रात वो मित्रुखिन साहब और उनके पूरी फैमिली और सारे बक्से जो गायब हो गए रशिया से। फिर वो लंदन पहुंच गया, उन्होंने MI6 ने उसको वहाँ एक्सफिल्ट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं वो उन्होंने वहाँ करवा दिया। और बाद में उसने कहा था कि मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कम्युनिस्टों को, तो आप ये मेरे जो डॉक्यूमेंट के बेस पे किताबें लिखो। तो उन्होंने उसके बेस पे उन्होंने एक बहुत जाना माने इतिहासकार वहाँ पे हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस के, जिनको मैंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ओथ ऑफ सीक्रेसी को दिला करके कि इतना ही दिखाएगा जितना हम बताएंगे, प्रोफेसर क्रिस्टोफर एंड्रूज, उसने किताब लिखी मित्रोकिन से मिल करके। उस किताब का नाम है मित्रोकिन आर्काइव। तो उसमें उन्होंने लिखा, उसमें एक चैप्टर भारत के बारे में, बाकी सब चैप्टर विदेश के बारे में। तो उसमें भारत के बारे में चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ करप्शन कैसी थी, ये था वो था, बट उसमें शास्त्री जी का जिक्र कुछ नहीं। मेरा मानना और अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने भारत के इंटेलिजेंस से शेयर किए होंगे, बिकॉज हम लोग अंग्रेजों के बड़े खासम खास रहे हैं, उनके बड़े वफादार थे इंडिपेंडेंस के बाद भी। 1958 तक तो था ही। हाँ, उसके बाद भी वफादारी रहती। देखिए एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ भारत में जो डायनेमिक्स निकल के आता है, जो ऊपर की साहबों की क्लास का आता है कि साहब चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में सेटल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं, तो अगर मित्रोखिम ने कुछ दिया तो हमारे को दिया होगा कुछ ना कुछ हमने। Okay. लेकिन अभी जो मित्रोखिम आर्काइव नाम की किताब है, उसमें कोई शास्त्री जी की डेथ से लेकर कुछ भी नहीं है। शास्त्री वाला केस सरकार ने दबा दिया है, तो उसमें कुछ हुआ नहीं, कोई कमेटी कमीशन उसमें नहीं बैठा कभी जबकि करके। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम तभी। मिनिस्टर थे, तो वो कोई उस पर कुछ हो नहीं सका कभी करके, तो उस पर कोई ज़्यादा बज़ भी नहीं था। मतलब ये लोग बात करते थे, लेकिन जो स्केल पे नेताजी की डेथ मिस्ट्री थी और ये आज भी है, वो स्केल पे शास्त्री की डेथ मिस्ट्री नहीं है। वो बिल्कुल बहुत कम स्केल पे है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो निकल के बीच में आ रही कि जब जब नेताजी की लोग बात करते थे पहले के टाइम पे भी डेथ मिस्ट्री के बारे में 70s में या बाद में, तो कहीं ना कहीं शास्त्री जी का नाम भी ये लोग बीच में लिया करते थे। जब जब नेताजी की डेथ मिस्ट्री में को रीओपन करने की बात हुई तो शास्त्री जी का भी नाम लोग लेते उस ज़माने में। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ कि पार्लियामेंट में और जगह पे जो लोग नेताजी की डेथ मिस्ट्री की खोलने की बात करते थे, वही लोग शास्त्री जी वाले भी बात करते थे। हम्म। और तो ये जब हमने जब नेताजी की मैंने जब ये इंक्वायरी स्टार्ट करी, जो अपना कुछ किया, तो शास्त्री के परिवार के लोगों ने ही ये बात स्टेटमेंट उस टाइम पे दी है या पहले भी दी है कि वो नेताजी के प्रकरण से ही इसको जोड़ के देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली शास्त्री जी की जो डेथ मिस्ट्री है वो नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री का है। मतलब नेताजी की डेथ मिस्ट्री उनके हिसाब से एक लार्जर स्टोरी है, उसी का एक हिस्सा, उसी का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री है, कि उसी का पार्ट बनता है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था, जब भी हम लोगों से मिले तो लोग बातचीत करते थे, ये था वो था। अब उसमें कुछ करने के लिए था नहीं, बिकॉज नेताजी का कम से कम एक कमीशन बैठा हुआ था, तो उस पर हम काम कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट आई, इशू रेलिवेंट था RT वगैरह करके। तो ये मुझे स्ट्राइक किया साल 2009 में, क्योंकि कुछ मटेरियल था ही नहीं, तो मैंने कहा सूचना के अधिकार में इस पे कुछ करा जाना चाहिए। तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को लेकर के भारत सरकार से सूचना के सूचना के अधिकार के अंतर्गत उनसे सवाल पूछे, जैसे हमने नेताजी के बारे में पूछे थे उनसे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक डिनायल भेज दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई कागज़ है, हम वो दे सकते नहीं करके। तो आप ये कह सकते हैं कि 2009-10 के आसपास ये जो शास्त्री जी का मुद्दा जो बिल्कुल ठप, आज के ज़माने में अगर आप ये कह सकते हैं कि शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री का मेरे पे ही, जैसे नेताजी की डेथ मिस्ट्री का मुझसे स्टार्ट होता है, शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री का आज के ज़माने में जो डिस्कशन चल रहा है वो मेरे कारण से है कि मैंने ही साल 2009 में एक RT डाली थी, जिसका सरकार ने आंसर नहीं दिया ढंग से, और वो उस ज़माने में मीडिया में उछली थी कुछ लेवल तक। फिर बाद में मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस लोगों को नज़र नहीं आई। फिर बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि मुझे मुझे याद है कि मुझे विवेक अग्निहोत्री जी ने फ़िल्म बना रहे थे। उस टाइम किसी को नहीं मालूम था, तो उनकी मिसेस का पहले मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे, पल्लवी जी ने, पल्लवी जी, मैं इनफैक्ट मैं विवेक जी को जानता नहीं था कि कौन है, मैं फ़िल्में देखता नहीं हूँ। लेकिन पल्लवी जी को मैंने देखा हुआ दूरदर्शन की, उनकी मूवी पहले बहुत मशहूर एक्टर थे, वो टीवी में आती थी। तो पल्लवी जी को मैं पहचानता था कि वो बहुत जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। तो पल्लवी जी का मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये, उस टाइम तक मैंने आर्टिकल कुछ लिखे थे शास्त्री जी की डेथ के बारे में। तो उन्होंने पढ़ के उनको समझ में आया कि इसको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसे मेरे हस्बैंड हैं, वो फ़िल्म-विल्म बना रहे हैं करके, तो ये करके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था अग्निहोत्री जी कौन है, क्योंकि मैं फ़िल्में नहीं देखता था, मुझे फ़िल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुरानी जो देखी है वो
उसका पता है, टीवी का देखा करके। तो उसमें जब उन्होंने मुझे बोला, फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ इश्यू है करके। उसके बाद फिर विवेक जी का मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक फ़िल्म मैं बना रहा हूँ करके, और उसको हम लोग करेंगे। मुझे पता नहीं, उसमें मुझे याद नहीं कि शायद उस टाइम उसका नाम डिसाइडेड नहीं था, लेकिन ये था कि ये ताशकंद और शास्त्री जी की डायरेक्टर फ़िल्म बनेगी। फिर हमारी बात के बाद मेरी विवेक जी से मेरी से मुलाकात उनकी दिल्ली शहर में हुई। हम फिर मूवी वो, में फीचर भी किए थे आप। हाँ, नहीं मैं मूवी में मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पीछे बहुत था उसके। विवेक जी ने ट्वीट भी किया था, ढूँढना आपको ट्वीट मिल जाएगा उससे कहीं न कहीं। उनका ट्वीट किया था कि अनुज इधर इज़ द बैकबोन ऑफ द फ़िल्म। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ताशकंद फाइल्स की मैं बैकबोन हूँ। तो उसमें उन्होंने फिर वो हमारी बात, तो मेरी काफ़ी बार मीटिंग हुई, तो फिर मैं ही उनको मैंने कहा कि देश हित में फ़िल्म बननी चाहिए, और शास्त्री जी का अच्छी बात है बने, हम तो, और खुशी की बात है, इतने बड़े फ़िल्म मेकर मेरे पास आ रहे हैं बातचीत के लिए। तो देश हित में मैंने कहा मैं भी आपके साथ कोऑपरेट करूँगा जो मेरे से हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे मतलब मैं उनको फिर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे को देना बनना था उनको दिया। शास्त्री जी के परिवार से मेरी मीटिंग करवा के उनसे जो भी मतलब वो अच्छा काम देश के लिए वो कर रहे थे, हमने कहा हम अपनी छोटी भूमिका उसमें निभा दें। तो विवेक जी के साथ में मैंने उसमें फ़िल्म बनवाने में मेरा भूमिका रही है, अच्छा रहा। और जब वो फ़िल्म बनने को चली गई थी, बननी शुरू हो गई थी, तो मेरे को उस टाइम पे स्ट्राइक किया कि अब तो ये जो शास्त्री जी का मुद्दा आज तक कभी उछला नहीं है स्केल पे, लेकिन अब फ़िल्म बन रही है, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल होगी फ़िल्म, लोग देखेंगे, तो शास्त्री जी वाला मुद्दा पब्लिक के डोमेन पे आएगा, पब्लिक के दिमाग में आएगा। एब्सोल्युटली। तो मेरे को लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे को लगा कि मैं एक काम करता हूँ कि अगर इस पे किताब कोई लिख देता हूँ, किताब इस पे है ही नहीं कोई। देखिए नेताजी वाले केस में आप कुछ भी बोलिए, उस पर मैं पहला आदमी तो नहीं हूँ काम करने वाला, मुझसे पहले लोगों ने काम स्टार्ट किया, एच.वी. कामत ने स्टार्ट कर दिया था सन 47 में। तो मैं और चंद्रचूड़ घोष पहले लोग नहीं हैं। हाँ, हम लोगों ने जो काम किया, किसी और से हमारा मुकाबला नहीं है, हम उनसे लाखों गुना आगे हैं, तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग किसी भी और ऐसे व्यक्ति जिसने सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री पे काम किया, हम उनसे जनरेशन्स आगे, वो सब ठीक है, लेकिन लोगों ने काम किया, किताबें हैं, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, हमारी किताबों के सामने वो कुछ भी नहीं हो, लेकिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोगों ने थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं, सब कुछ है। लेकिन शास्त्री जी वाले मुद्दे में कोई किताब कुछ नहीं, उनके बारे में कोई डेथ मिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा कि इस पर लिखता हूँ, और जो बन पाए। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर मैंने वो फिल्म बनने के मतलब प्रोडक्शन के बाद फिर मैंने अपने हिसाब से रिसर्च करनी शुरू करी, और ज़्यादा जितना मुझे मालूम था वो तो मैंने उनको बता दी विवेक जी को। उसके बाद मेरे को फिर और नया डेटा मुझे मिला रिसर्च करने के बाद में, वो कंपाइल करके फिर मैंने एक किताब लिखी, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। और ये किताब है, उसका हिंदी मराठी वर्जन है, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका नीचे लिंक डाल दें वो किताब। और ये किताब का एडवांटेज ये है कि कई लोगों को किताब ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि सुभाष बोस वाली किताब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो ये बहुत काफ़ी पतली है। ये काफ़ी पतली है, क्योंकि और ये समझना आसान है, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, क्योंकि इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना नेताजी वाला। नेताजी वाला तो महाभारत है पूरी, उसमें 50 कैरेक्टर्स हैं, 50 इवेंट्स हैं, 50, लेकिन मज़ा आता है बहुत ज़बरदस्त। अगर उसको आप घुस गए तो आपको नेताजी की मिस्ट्री के अलावा कुछ समय दिखाई देगा नहीं आपको उसमें, वो बहुत टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। ये उसके मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन नेताजी वाले इशू में हमने क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ कर रखे हैं। इस वाले केस में उतने क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ करना हो गया। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किया है जितना मैंने किया, किसी और ने नहीं किया, लेकिन क्योंकि इसमें पूरी क्लैरिटी, बिकॉज इसमें डाटा इतना अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की फाइलें बाहर नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं है, तो ये फ़र्क पड़ गया। तो उसमें मैंने ये काम किया, ये किताब निकली, और इस किताब का जो टाइटल है योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड, अपने ANI के जो चेयरमैन हैं प्रेम प्रकाश जी, वो जो हमारे जो ANI जो है जिसके पॉडकास्ट भी होते हैं, उनके फादर इन लॉ मैम जो करती हैं, तो वो जो ANI के चेयरमैन हैं प्रेम प्रकाश जी, वो भारत के सबसे बड़े जो पुराने हमारे जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, उनमें से एक हैं। ओके। और भगवान की दया से अभी हमारे साथ में है, मेरे ख्याल से 96 की आज उनकी एज होगी प्रेम प्रकाश जी की। ओके। मुझे ट्विटर फॉलो करते बड़ा अच्छा लगा, इतना भारत का इतना बड़ा पुराना जर्नलिस्ट, इतने सीनियर अभी भी एक्टिव हैं, भगवान करे और एक्टिव रहे, 100 साल तक एक्टिव रहे। तो वो मुझे तो उन्होंने तो एक मैंने पूरा किताब का नाम मैंने ऐसा रखा था कि अपनी सारी किताबों का नाम हमने ही दिए, मतलब नॉर्मली कई बार पब्लिशर देता है नाम, लेकिन हमारी अपनी किताबें जितनी हैं मेरे ख्याल सभी का नाम हमने खुद ही दिया, मतलब मैंने भी खुद ही दिया अपना। तो ये किताब मेरा ही चूज़ किया हुआ है, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। तो प्रेम प्रकाश जी एक पत्रकार के तौर पर, जब ये शास्त्री जी ताशकंद गए थे, तो पत्रकार बहुत सारे यहाँ से गए थे, तो उसमें कुलदीप नैयर जी थे, वो भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, अभी उनकी कुछ साल पहले डेथ हुई है।
कुलदीप नैयर जी थे और हम गए थे, विवेक जी हम उनके पास में गए थे, उनको भी शूट किया था उन्होंने, मैं था वहाँ पे जिस समय बातचीत चल रही थी। तो ये प्रेम प्रकाश जी भी वहाँ मौजूद थे ताशकंद में ओके। उस ज़माने में। तो जब ये तो उन्होंने लिखा था कहीं पे, उन्होंने कहा था कि हम लोग रात को होटल में सो रहे थे तो फटाक से रात को फ़ोन बजा, तो उन्होंने बोला कम डाउन क्विकली, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, ऐसे कुछ बोला। ओके। तो ऐसा वहाँ कुछ प्रकरण हुआ करके कि कम डाउन क्विकली योर प्राइम, he was told come down, your prime minister is dead. कम डाउन। ओके। हाँ, he was there in the hotel, he was asked, I think रिसेप्शन से फ़ोन किया या दरवाजे में बैंग किया था, बोला जल्दी नीचे आइए आपका प्रधानमंत्री का डेथ हो गया या। तो ये वहाँ से मैंने उनके उधर से मैंने वो नाम, इस किताब का नाम लोगों ने मैंने लिखा, योर प्राइम मिनिस्टर डेड। तो वो किताब लिखी है। तो ये किताब अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बारे में जानना है तो ये इकलौती किताब है, और कोई किताब नहीं है जो आपको जितनी थ्योरियाँ नेता उसके शास्त्री जी की डेथ से जुड़ी हुई हैं, तो ये इकलौती किताब है। एक दहिया भाई पटेल का नहीं, वो बुकलेट है, वो क्या है? बुकलेट वो अलग कहानी है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको एक प्रॉपर किताब चाहिए लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे, तो आपके पास में एक सिंगल ऑप्शन है, वो है अनुज धर की किताब योर प्राइम मिनिस्टर डेड, देयर इज नो अदर बुक। ओके। तो उस पर टॉपिक पे किसी ने काम ही नहीं किया। यू आर द सोल अथॉरिटी। आई एम द सोल अथॉरिटी ऑन दिस इशू बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स, एंड वो आपको मिलेगी। अगर कोई, जैसे आप कोई किसी पैम्फलेट की बात भी कर रहे हो तो आपको अमेजन पे नहीं मिलेगा जा करके। हमें तो अमेजन में किताब मिलती है ना, उस पर रेटिंग आती है। मेरे तो प्रोडक्ट आराम से पब्लिशर ने छापा है, इंग्लिश में किताब है, हिंदी है, मराठी में, उसके रेटिंग्स आती हैं। जितनी भी किताबें मेरी हैं सबकी रेटिंग जाकर चेक कर लीजिए, रेटिंग आपने खुद देखा हुआ, रेटिंग्स अच्छी आती हैं। तो रेटिंग अच्छी आई है, लोग पढ़ रहे हैं, तो अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। तो ये इस किताब में सब कुछ मैंने, तो मैं इस केस का इकलौता एक्सपर्ट हूँ जो पब्लिक में बोलता। होंगे बैठे होंगे आईबी के अंदर एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ के, लेकिन पब्लिकली नहीं बोलते इस बारे में। लेकिन पब्लिक डोमेन में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बारे में बोलने वाला, प्रेजेंटेशन देने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ। लेकिन इसका शुरुआत मेरी नेताजी से हुई थी और इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने इसकी भी रिसर्च करके इस पर भी किताब। तो आप जब ये कहते हैं कि नेताजी से जुड़ा हुआ था, तो मुझे वो उनके परिवार के लोग कहते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये मतलब ये तो सत्ता में तो थे ही एक तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी, तो शास्त्री जी जब ताशकंद गए तब तो यूएसएसआर ही था। उन्होंने उधर कुछ पूछा, उनको कुछ मालूम पड़ा इसलिए उनकी डेथ हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है? मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा। अब उसको मेरा प्रॉब्लम देखिए ये ऐसा है कि जब मैं किताब, आपने जैसे नेताजी वाली किताब में देख लिया होगा कि हम किताब जब लिखते हैं तो हम लोग सुनी सुनाई बात पे नहीं काम करते। हाँ। अगर मुझे किसी बहुत बड़े, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली, जैसे सुभाष बोस की कहानी है, आप पूरी किताब को छोड़ो, वो सारे फुटनोट को छोड़ दो, एंडनोट को छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दो। मेरे को गवर्नमेंट के सोर्सेज ने ही कंफर्म कर दिया था कि ये कहानी गुमनामी बाबा की ठीक है। तो मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत टॉप के लोगों को ने यहाँ वहाँ बोल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम है किताब में तो लिखने से फ़ायदा नहीं होगा। किताब में तो मैं तो कोई पुराना, मैं तो गृह मंत्री नहीं हूँ पुराना देश का कि मैं मेरे बोलने से लोग मान जाएंगे। लेकिन किताब में तो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो स्टैब्लिश में तो आप जो रिकॉर्ड्स होते हैं या साइटेशन देनी पड़ती हैं, आपको प्रूव करना होता है। अदरवाइज ऑफ द रिकॉर्ड मुझे लोगों ने सब कुछ बोला हुआ है कि वो यही कहानी है वहाँ पे, कि जो नेताजी की आपको इसके बारे में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, इसके बारे में, शास्त्री जी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड को, मतलब किसी को पता ही नहीं है क्या शास्त्री जी के बारे में? यही लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी है, सभी पूरे देश में फीलिंग है, और बहुत लोग मानते हैं कि उनका डेथ नेचुरल नहीं है। ये बात तो सब जगह है, मतलब जैसे बहुत लोग मानते हैं, और यही कहानी हो रहा है। शास्त्री जी का पूरा परिवार, जहाँ तक मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, पूरा परिवार मानता है कि उनको मारा गया है। शास्त्री जी का पूरे परिवार का ये मानना अभी तक। तो ये है, कुछ दो चार को छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो कांग्रेस में चले गए, तो उनका मुझे पता नहीं अब पब्लिक में स्टैंड क्या होगा। लेकिन जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरा इंटरेक्शन लोगों से, फैमिली के, शास्त्री जी के परिवार नहीं मानते कि उनकी डेथ ना हो चल रही है। एनीवे, तो ये पूरा हमने इशू इस पर ठोक बजा के मैं लिख सकता हूँ, बिना उसके करूँगा नहीं। तो जो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे मिल सका, या बहुत लॉजिकली ऑब्वियस है, वो चीज़ें मैंने इस किताब में डाल करके पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया। तो मेरा यही कंक्लूजन है कि जहर दिया तो है, अब वो ये है कि कंक्लूसिव एविडेंस से बोल नहीं सकते किसको दिया। रूस से बात करनी पड़ेगी। रूस से ये बात करेंगे तो प्रॉब्लम है कि वो सुभाष बोस का केस भी उछल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाएंगी इन लोगों के लिए। ठीक है, बस यहीं पे रोकते हैं क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी साधनों की भी कम हो रही है चीज़ें। तो बस इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी, आप हमारे साथ आए और 2 वीडियोस भी किए हमारे साथ। बस अगली बार उम्मीद करूंगा, अगली बार आप मेरी ये जो किताब, हमारी रिसेप्शन किताब पढ़ करके, इसमें मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक इश्यूज पे डिटेल होगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बट मेनली समझाना बड़ा मुश्किल है। यस, डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।